दोस्तों नमस्कार। ना तो बाजार बचा ना ही कॉरपोरेट बचा। महज एक संकट ने भारत की उस इकोनॉमी के कच्चे चिट्ठे को खोल दिया जिस इकोनॉमी को आसरा अमेरिका का रहा, जिस इकोनॉमी के आसरे भारत का डाटा दुनिया पे छाए रहा, जिस इकोनॉमी के आसरे भारत की ग्रोथ रेट दुनिया के तमाम देशों से कई गुना ज्यादा रही और दुनिया के सामने भारत एक ऐसे बाजार के तौर पर मौजूद रहा जो यूरोप के कई देशों के बराबर हो। और भारत के कॉरपोरेट्स का नेटवर्थ जिस तरीके से बढ़ा, उसने मैसेज यही दिया दुनिया भर के देशों में कि भारत न सिर्फ बाजार के तौर पर मौजूद है बल्कि यहां के कॉरपोरेट मुनाफे और नेटवर्थ बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी बड़े मजबूत हैं। लेकिन संकट कुछ ऐसा आया जो सिर्फ कच्चे तेल से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक झटके में भारत की पूरी उस इकोनॉमी को हिला गया जो इकोनॉमी अभी तक ये मानकर चल रही थी कि उसकी अपनी आर्थिक परिस्थितियां इस देश के नागरिकों की जरूरतों को पूरा कराने से जुड़ी हुई है। तो क्या यह संकट गलत दिए जाने वाले डाटा को अब खुले तौर पर उभार रहा है, जिसका जिक्र एक वक्त आईएमएफ ने किया था, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की ग्रोथ कभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़कर चल नहीं रही थी, तो अब वो परिस्थितियां सामने आ गई क्योंकि भारत के भीतर जो वेलफेयर स्कीम है, जो उन लोगों से जुड़ी हुई है जिनकी आय दुनिया में सबसे कम है, यानी गरीबी की रेखा से नीचे खड़े इस देश के लगभग 80% लोगों की उन परिस्थितियों को अब भारत कैसे संभालेगा? यह संकट क्या सरकारी खजाने पर सीधा पड़ चुका है? ये तमाम सवाल कहीं ज्यादा मजबूत तरीके से अब भारत की अर्थव्यवस्था को क्यों डिगा रहे हैं? और जब खुद प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर हैं, आज वो एम्स्टर्डम पहुंचे, एम्स्टर्डम में भी उन्होंने नीदरलैंड के साथ संबंधों का जिक्र किया और इस बात का भी जिक्र किया कि एनर्जी के क्षेत्र में, वाटर के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौते कैसे होंगे। लेकिन अभी तो सवाल तत्काल का है और इस संकट से निपटने का है, जिस संकट से निपटने के लिए भी अमेरिका ने चीन का रास्ता पकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन पहुंचे, लेकिन कल जब वो लौटे और उस वक्त वो चाहे एयरफोर्स वन के भीतर पत्रकारों से बातचीत हो या फिर व्हाइट हाउस लौटने के बाद जिन बातों का जिक्र हुआ और उसके ठीक उलट बीजिंग में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हर सवालों का जवाब सरकार की तरफ से जब प्रवक्ता दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कह दिया ईरान को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ताइवान को लेकर कोई कंसेशन चीन नहीं देगा, जो H-200 डील थी उस पर भी कोई सहमति नहीं है, रेयर अर्थ उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो बोइंग एयरक्राफ्ट का जिक्र है वो भी बिल्कुल नहीं है। यानी सिर्फ सुनहरी और अच्छी बातें हुई। इन बातों के साथ जब यह भी सवाल खड़ा हो गया कि कल तक दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अमेरिका कूद ही जाता है और ताइवान को लेकर वो $12 बिलियन के हथियार बेचने का जिक्र हो या लगातार चीन को अभी तक धमकाने का जिक्र हो, लौटे और फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू मेज पर बैठे तो उन्होंने कहा असंभव है, चीन से बिल्कुल लगा हुआ है ताइवान, सिर्फ 590 माइल की दूरी पर है और अमेरिका से 9,500 मील की दूरी पे है, हम वहां कहां जाएंगे? ताइवान पर खामोशी, ईरान के साथ युद्ध में चीन और रशिया जब ईरान के साथ खड़े हैं और वो किसी भी तरीके से कोई समझौता अमेरिका के साथ करने को तैयार नहीं है, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन के भीतर भी जब यह प्रस्ताव बहरीन और अमेरिका ने रखा कि ईरान को कम से कम वहां पर मिसाइल नहीं दागनी चाहिए होर्मुज रूट पर और माइंस नहीं बिछानी चाहिए, तो एक झटके में चीन ने वीटो कर दिया, विरोध कर दिया और रशिया भी विरोध कर रहा। और इन सब के बीच जब यह खबर आई कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति लौट गए, तो अब 19 तारीख को यानी 4 दिनों के बाद व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंचेंगे
और इस परिस्थिति के बीच अगर भारत में झांकिएगा तो ब्रिक्स की बैठक से कोई रास्ता ईरान को लेकर या अमेरिका या इजराइल के हमले को लेकर नहीं निकला। यानी ब्रिक्स भी ईरान हमले पर बंटता हुआ दिखाई दिया। भारत अगुवाई कर रहा है, लेकिन इस दौर में जब खुद का तेल खरीदना हो, खुद की गैस मंगानी हो, किस देश के साथ कौन सा समझौता होगा जब यह भी डिक्टेट अमेरिका कर रहा हो जो खुद इस समय संकट में है, तो रास्ता आसान नहीं है। इसीलिए आज इसके हर फैक्ट्स को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, लेकिन शुरुआत तो हमें लगता है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने घुटने टेक दिए ताइवान को लेकर फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में, इन शब्दों को शुरू में सुन लीजिए। China is a very, very powerful, big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away, 59 miles. We're 9,500 miles away. That's a little bit of a difficult problem. With all इसे सुनने के बाद कोई भी यह सवाल कर सकता है कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर इतना भरोसा क्या है, या क्यों है, या फिर कौन सी मजबूरी है जो इस वक्त भारत को अमेरिका के निर्देश पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। अलग अलग कयास मत लगाइए, जरा ये असल हकीकत भारत की इकोनॉमी की पहले आप समझ लीजिए। भारत के कॉरपोरेट की अंतर्राष्ट्रीय पहचान सबसे बड़ी अंबानी से जुड़ी हुई है, और वह भी तब जब रशिया भारत को 30% सस्ते में कच्चा तेल बेच रहा था। भारत मुनाफे के साथ दुनिया की दूसरे देशों की तुलना में बहुत सस्ते में तेल उठा रहा था। अंबानीज की कंपनियां उसको रिफाइन कर रही थी। वह तेल यूरोप के मार्केट में बेचा जा रहा था, और बड़ी तादाद में लाभ भारत की कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को भी होता चला गया, और भारत की सरकारी पेट्रोल कंपनियों को भी होता चला गया। लेकिन नई परिस्थिति तो बिल्कुल हटकर है। अब जब संकट गहराया तो भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, अमेरिकी इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाना चाहता है। लेकिन उसकी दूसरी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब टैरिफ वार की शुरुआत हुई और अमेरिका ने भारत के साथ जो टैरिफ डील की, उसमें 3 इंडस्ट्री खास तौर से भारत की तहस नहस हो गई। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वह लेदर इंडस्ट्री थी, वो डायमंड इंडस्ट्री थी। और इन 3 इंडस्ट्री से जुड़े हुए लगभग 1,20,00,000 लोगों के पास काम ही नहीं बचा। और छिटपुट इसके बाद की जो परिस्थिति प्रभावित कर रही थी, वो टेक के क्षेत्र में भी थी, सर्विस के क्षेत्र में भी थी, और बाकी तरह से भी जो भी माल अमेरिका जा रहा था उसके एक्सपोर्ट पर जो रोक लग गई टैरिफ बढ़ने के बाद, या फिर मुनाफा कम हो गया, उसका प्रभाव इन तमाम इंडस्ट्रीज को लेकर कम से कम 3.5 करोड़ लोगों पर इस देश में पड़ा है। यह इस संकट के दौर से पहले की परिस्थिति है, और जैसे ही संकट शुरू हुआ उसका असर भारत के भीतर चुनाव हो रहे थे। कहा जा रहा था चुनाव जीतना है, सरकार उसके बाद ध्यान देगी, और सरकार ने जब ध्यान दिया और जो कहा, उसका व्यापक असर यह हुआ कि कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र, गोल्ड का क्षेत्र, खाने वाले तेल का क्षेत्र, और उसके साथ इस देश का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास उसकी अपनी कमाई इस बढ़ती हुई महंगाई के सामने टिक नहीं पाई। 3 रुपए तेल का बढ़ना हो, पेट्रोल डीजल का बढ़ना हो, 2 रुपए दूध का बढ़ना हो, 20 रुपए लगभग खाने वाले तेल का बढ़ना हो, थोक महंगाई दर सबसे ऊपर चली जाए, 5-6% पर आकर खड़ी हो जाए। मुश्किल ये नहीं है, सबसे बड़ी मुश्किल है कि कमाई हो नहीं रही है, और इन सब के बीच दुनिया से जो माल आता था वो सबसे बड़ा प्रभाव उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर डाल रहा है जहां पर 90% से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें इस देश के लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों का दर्द भी है। कॉमर्शियल गैस की कीमत बढ़ी, जगह जगह पर होटल्स बंद होने लग गए, काम किस्तों में होने लगा। अपने तौर पर कोई घर में खाना कैसे बनाएगा? जो प्रवासी मजदूरों का रेला है वो एक झटके में वापस लौटने लगा।
पूरा दबाव एक बार फिर उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने लगा जिन ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों में काम ढूंढने के लिए मजदूर निकल कर आया था। और इन सब के बीच मनरेगा एकमात्र बचा जहां पर कुछ काम मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए। वहां भी सरकार का बजट इस बार सबसे धीमी गति से चल रहा है। काम देने के दिन एवरेज जो इससे पहले 45 से 50% होता था, वो घटकर 38 से 40 दिन तक हो चुका है। इस संकट की परिस्थिति में भारत अपनी इकोनॉमी को लेकर अभी भी अमेरिका की तरफ देख रहा है। चीन से कच्चा माल आना बंद हो जाए या चीन से जो माल हम इंपोर्ट करते हैं अगर वो थम जाए तो भारत के भीतर चलने वाली लगभग 42% इंडस्ट्री एक झटके में बैठ जाएगी। उन 42% इंडस्ट्री के भीतर काम बैठेगा तो इस देश के भीतर करोड़ों मजदूरों के सामने काम ही नहीं होगा। असर व्हाइट कॉलर पर पड़ेगा, असर गवर्नमेंट की पॉलिसी पर पड़ेगा, असर इस देश के सरकारी खजाने पर पड़ेगा। लेकिन वो छवि कहां गई, वो डाटा कहां गया, वो प्रोपेगेंडा कहां गया, वो तमाम चीज जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही थी, वो कहां चली गई? आईएमएफ ने एक बार चिताया था कि भारत द्वारा दिया जाने वाला जो डाटा है वो गलत है, वो सही नहीं है, उन्हें शक होता है, उसमें सुधार की जरूरत है। सरकार अपनी तर्ज पर चलती चली गई। अब यहां पर दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर इन सब के बीच जो कॉरपोरेट की नेटवर्थ भारत के जो विकास दर है उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ी, तो ऐसे संकट के काल में वो कॉरपोरेट कहां गए जो मल्टीनेशनल हैं, जो अमेरिका के साथ या उनकी पॉलिसी के साथ या डॉलर के साथ खड़े होना चाहते हैं। ये सारी चीजें इसलिए एक झटके में गायब अब नजर आ रही है क्योंकि कॉरपोरेट की मजबूती भारत के भीतर की अंदरूनी लूट से जुड़ी है। वह लूट जो पब्लिक सेक्टर करती थी, काम के तौर पर उसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। वो मुनाफा कमाने के लिए उसी दिशा में चीजों को आगे बढ़ाती चली गई। यहां तक कि इस देश के भीतर खाने का तेल भी वही कॉरपोरेट बनाता है जिस कॉरपोरेट को पोर्ट किंग कहा जाता है। यानी एक ऐसी परिस्थिति है इस देश के भीतर, सब कुछ जब सरकार अपने कंधे से झाड़ती चली गई, हर जिम्मेदारी और कॉरपोरेट को सौंपती चली गई, उसने अपने मुनाफे के लिए चीजों को इस देश में प्रोडक्शन के तौर पर बढ़ाया जरूर, लेकिन डिमांड ज्यादा है और वो जब पूरे तरीके से इंपोर्ट से जुड़ी हुई है तो संकट गहराएगा। और शायद इसीलिए अब अगला सवाल ये बड़ा हो चला है कि 2008 में एक बार पूरी दुनिया ने महामंदी देखी थी, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ऐसी परिस्थिति भारत के भीतर बनाई जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर हो या लेबर सेक्टर हो या मिडिल क्लास ही क्यों ना हो, उसको कोई असर ना हो। एक ऐसी व्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी की तरह भारत में चलने लगी और मनमोहन सिंह ने उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा था, हम इस दौर में भी आपको 50 लाख नौकरियां दे सकते हैं। लेकिन इस दौर में 50 लाख से ज्यादा नौकरियां इस संकट काल में ही चली गई, वो चाहे गोल्ड से जुड़े हुए मजदूर कारीगर हों या फिर इस दौर में जो ऑयल से जुड़ा हुआ पूरा काम था और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ जो काम था वह भी ठप हो गया, क्योंकि नीति आयोग निर्णय ले रहा है कि कंस्ट्रक्शन मत कीजिए। यह मैसेज किस दिशा में जा रहा है, हमें लगता है दोबारा आप जब देखेंगे कि क्या वाकई दुनिया का संकट थमेगा या हमारा संकट बढ़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूं ही नहीं कहा है कि आप रोक लगाइए, दरअसल वो जान गए कि संकट गहराने वाला है और इस गहराते हुए संकट के भीतर जो नया सवाल है, ईरान कह रहा है दिल्ली में बैठकर उसके विदेश मंत्री कि हम भारत को तेल बेचने को तैयार हैं। भारत सहमति क्यों नहीं दिखा रहा है? वो अमेरिका पर निर्भर क्यों है? लावरोव दिल्ली में बैठकर कह रहे हैं होर्मुज़ रूट पर जो मुश्किल हालात है उसके पीछे कोई दूसरा देश नहीं, अमेरिका और इजराइल है। वो हट जाएं एक रास्ते से, एक झटके में चीजें अनुकूल हो जाएगी। भारत फिर भी अमेरिका इजराइल के साथ ही खड़ा है। अपनी डिप्लोमेसी उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट के आश्रय ही चलती है जो देश हित और राष्ट्र हित में हो। इसका जिक्र कोई बहुत पुराना नहीं है। याद कीजिए यूक्रेन रशिया युद्ध के वक्त जब भारत पे आरोप लग रहे थे कि वो रशिया से तेल क्यों ले रहा है
उस वक्त भारत के विदेश मंत्री दुनिया भर घूम रहे थे, हर देश के इंटरव्यू में खुले तौर पर कहते थे भारत राष्ट्र हित में अपनी इकोनॉमी देखेगा, अपनी जरूरतों को देखेगा, जो हर देश देख रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान और रशिया जब तेल को भारत के संकट से उबारने को तैयार हैं, फिर भी भारत अमेरिका की तरफ क्यों देख रहा है? सुन लीजिए अरगाची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, और लावरोव जो विदेश मंत्री हैं रूस के, दोनों क्या कह रहे हैं। We are ready to provide India with energy sources if India is ready to make business with us. Same with the kidnapping of President Maduro from Venezuela when he was accused of drug trafficking. And then it turned out that the US was not interested in drug trafficking, they were interested in oil. The same is here. They are interested in oil that is to be shipped via the Strait of Hormuz. But Iran was not the country that blocked the Strait of Hormuz. Iran was not the country that created this problem in relation with other neighboring countries, in relation with the Persian Gulf states. ये दोनों नेता ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर इस बात का जिक्र कर रहे थे, जो संकट है भारत के सामने ऑयल का, उसको वो खत्म कर सकते हैं। बावजूद इसके अमेरिका के साथ भारत की निकटता या भारत की निर्भरता या प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज की निर्भरता, और इन सब के बीच भारत के भीतर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या अपर क्लास हो, या बिजनेसमैन हो या कॉरपोरेट हो, उसके सामने का संकट, क्या राष्ट्रहित इस दौर में सरकार की उन मजबूरियों तले दब गया जो मजबूरी इस दौर में उस डॉलर के साथ जुड़े रहने के लिए मजबूर कर रही है, जिसको लेकर पेट्रो डॉलर तक पर संकट है, होर्मुज रूट से तेल की आवाजाही को लेकर संकट है, और रशिया और चाइना खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम अपनी लोकल करेंसी में आदान प्रदान प्रोडक्ट्स का किया करेंगे। और इसी पर बातचीत के लिए 19 तारीख को, इसी महीने 19 तारीख को पुतिन बीजिंग पहुंचेंगे। यानी ब्रिक्स के भीतर एक दरार है, यानी रशिया और चीन नजदीक हैं, यानी चीन और अमेरिका के बीच सिर्फ एक बातों का खुशनुमा माहौल है। अमेरिका का अपना संकट अपनी इकोनॉमी को संभालने को लेकर है, और यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उसी इंटरव्यू में जब यह कहा गया कि चीन कह रहा है कि अमेरिका एक डिक्लाइन स्टेट है, एक ढहता हुआ देश है, नीचे गिरता हुआ देश है इकोनॉमिकली, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनकार नहीं कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल चाइना एक ग्रेट कंट्री है और अमेरिका टगमगा रहा है, नीचे जा रहा है, यह बात तो है। बावजूद इसके वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें भारत के सामने यह संकट सरकार के फेलियर से तो नहीं जुड़ा हुआ है? यह इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि भारत के भीतर जिस बिजनेसमैन कहें या फिर बिजनेस के तौर पर जो कॉरपोरेट का पूरा सरकार से नेक्सस है, अगर आप उसको समझें तो उसका इस संकट काल में कोई योगदान देश को लेकर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी पहुंच पकड़ नहीं है। वो सरकार के नेक्सस से आगे बढ़ी है और इस देश के भीतर के जो भी संसाधन है वो उसको सस्ते में दे दिए गए और वह मुनाफा कमाकर अपने नेटवर्थ को बढ़ा रहा है। यह बहुत सीधा है, लेकिन इस देश के भीतर की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो अपर क्लास या कॉरपोरेट या बिजनेस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को आप देखते हैं, उसमें से सच तो यह है कि इस दौर में सबसे ज्यादा रईस थे, उनकी तादाद देश छोड़कर जाने वालों में सबसे बड़ी हो गई। एवरेज हर बरस 5 से 6 हजार लोग चले जा रहे हैं, भारत की नागरिकता छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में बस रहे हैं। तो 10-12 साल में जाहिर है वो लाख की स्थिति में आकर खड़े हो गए, यानी लाखों बड़े बिजनेसमैन और धंधे वाले करने वाले इस देश को छोड़कर चले गए। इसी दौर में जो बैंकों से लोन लिया गया वह भी इस देश के रईसों ने, इंडस्ट्रियलिस्टों ने, कॉरपोरेट ने लिया, और जो नहीं लौटाया उसको रिटर्न ऑफ भी सरकार ने किया। यानी इकोनॉमी का वो पेंच जो अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा था, संकट के दौर में वो पेंच ही खुल गया है। सवाल ये नहीं है कि भारत
ऐसी स्थिति में एक झटके में कैसे आ सकता है जहां देश के प्रधानमंत्री कहें खाने पीने से लेकर घूमने फिरने, ऑफिस जाने, हर चीज पर आप अनुशासन ले आइए, प्रतिबंध लगाइए, रोकिए खुद को। दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसा ऐलान किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं किया है, यह सिर्फ भारत में हुआ है। और जब भारत में हुआ है तो यहां दूसरा सच यह भी है, अगर आप बैंकों द्वारा दिए गए लोन और सरकार द्वारा माफ किए गए उस लोन के आंकड़े को देखेंगे तो वो लगभग 16 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ के बीच है। इसका लगभग 70% कॉरपोरेट और बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का ही है जो पैसा लिया गया। उन्हीं के जरिए एनसीएलटी में केस उनके चल रहे हैं जो अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाहते हैं और पैसा किसी रूप में निकाल लें, ले लें, बचे रहें। कुछ इस गोरख धंधे में भारत की वह पॉलिसी भी चलती चली गई जो कॉरपोरेट का हिस्साती थी। इसीलिए जो मिडिल क्लास है, जो किसान है, जो मजदूर है, ये अभी तक जो भी वो चला रहा था, ऐसा नहीं है कि वो सरकार पर निर्भर था, उसकी नीतियों पर निर्भर था। वो मान चुका था कि सरकार से राहत रियायत तो नहीं मिलेगी, अपने तौर पर ही अपनी इकोनॉमी बना लो। इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में का जो डाटा अभी तक आया नहीं, आखिरी डाटा 2014-15 में ही आया था, उस वक्त जानकारी दी गई कि लगभग इस देश के 86% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो एक लिहाज से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डाटा जो सरकार द्वारा नहीं दिए गए उसके जरिए बतलाया गया कि उसमें तादाद लगभग 6 से 7% की और बढ़ चुकी है, यानी 92% पार कर गया है। वो सेक्टर अपने तरीके से चल रहा था, गांव गांव की एक अपनी इकोनॉमी बनने लगी थी। वहां से निकलने वाला युवा सरकार की नौकरियों पर निर्भर नहीं था, वो देख रहा था कहां काम होगा, कहां कमाई होगी। एक झटके में इस क्राइसिस ने वो सारी परतें उखाड़ कर रख दी और प्रधानमंत्री आज एम्स्टर्डम पहुंचे। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है। ये नीदरलैंड यानी एम्स्टर्डम की तस्वीरें हैं। कल प्रधानमंत्री यूएई में थे। इन तस्वीरों को इसलिए देखने की जरूरत है क्योंकि जिस दौर में दुनिया के भीतर स्ट्रेटेजिकली हर देश का राष्ट्राध्यक्ष अपनी इकोनॉमी को संभालने की दिशा में कैसे देश के भीतर काम करे, भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में उन देशों के साथ खड़े हैं जो देश अपने तौर पर अपनी क्राइसिस को लगातार सुलझाने में लगे हुए हैं। नीदरलैंड भी उसमें से एक है। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड हो चुका है। कोई अलग से कोई ट्रेड की दिशा में काम इस दौर में हो नहीं पा रहा है। उसकी वजह समुद्री यात्राओं के बीच की रुकावटें हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट थमा हुआ है, रुका हुआ है। यह मुश्किल हालात है जो लगातार इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं। और परिस्थितियां कैसी हो गई है यह सिर्फ इस बात से समझिए कि कल प्राइम मिनिस्टर जब अबू धाबी में थे उस वक्त यूएई ने भी फैसला किया कि उसे पता है कि यह संकट गहराएगा और बकायदा उसने एक मानचित्र जारी किया और बताया कि अब हम अल्टरनेटिव रूट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और हमारा जो प्लान है उसमें होर्मुज रूट से हमारा तेल नहीं गुजरे, एलपीजी भी नहीं गुजरे, हम उसके लिए एक पाइपलाइन तैयार करेंगे। और पाइपलाइन को लेकर बकायदा यूएई ने एक मानचित्र जारी किया। यानी संकट इतना गहराएगा और निशाने पर यूएई भी होगा ईरान के, इसकी कल्पना कभी भी खाड़ी देश में किसी ने की नहीं होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अल्टरनेटिव इकोनॉमी के रास्ते खोलने की दिशा में यूएई भी बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब भी इस हकीकत को समझता है और वो जानता है
कि होर्मुज़ रूट का खतरा अगर रेड सी तक पहुंच गया तो उसने जो पाइपलाइन बिछा रखी है संकट और गहरा जाएगा। इसीलिए उसने संबंधों को लेकर ईरान के साथ एक बड़ा शिफ्ट किया है। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर 4 बातें जरा समझ लीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बात, दुनिया के हर देश के भीतर हर राष्ट्राध्यक्ष या सरकार की नीतियां इस वक्त अपने अपने नागरिकों को वो रियायत और राहत देने की है जिससे उनकी इकोनॉमिक साइकिल चलती रहे। भारत में इसके उलट हो रहा है। दूसरी बात, तेल के जरिए जो इकोनॉमी पर असर पड़ा है और भारत भी 90% तेल चूंकि दुनिया के बाजार से लेता है, जिसमें 50% तो होर्मुज़ रूट से आता है, बावजूद इसके राष्ट्रहित में भारत का शिफ्ट अमेरिका को लेकर अभी तक बदला नहीं है, कमोवेश वही है। और बड़ा सवाल यह है कि अगर ब्रिक्स और एससीओ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो 2026 में भारत ही उसकी अगुवाई कर रहा है। तो अब जो एक विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई, उसमें जब ईरान जो चाहता था नहीं निकला, उस बैठक के भीतर ईरान और यूएई टकराते हुए दिखाई दिए। दोनों के विदेश मंत्री बात होते होते झगड़े तक की परिस्थिति में आ गए, उसको किसी तरह सुलझाना पड़ गया और इस दौर में प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे। ये मैसेजेस दरअसल न्यू अलाइनमेंट का नहीं है, भारत की अपनी इकोनॉमी अमेरिका को लेकर किस तरीके से निर्भर है या भारत की मौजूदा पॉलिसीज अमेरिका के साथ कैसे जुड़ी हुई है, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के बिना भारत कुछ नहीं कर सकता है, या मौजूदा सत्ता के सामने यही संकट है, वो एक कदम नहीं चल सकती है। तो यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, भारत जितनी बड़ी तादाद में इंपोर्ट कर रहा है सामान, वो इस संकट काल में बढ़ गए हैं और एक्सपोर्ट संकट काल में घट गए हैं। यानी डॉलर आना कम हो गया 27% और 32% डॉलर देना बढ़ गया। यानी खजाने पर असर पड़ रहा है और यह घबराहट है कि आने वाले वक्त में और क्या होगा। यह तीसरा सवाल। चौथा सवाल भारत के भीतर का है। यहां पर जो भी भंडार किया हुआ कच्चा तेल हो या जो भी प्रोडक्ट हो, जब उस पर हमला होगा, यानी वो जब कम होते चला जाएगा, तब कौन से हालात होंगे देश के भीतर, उसका कोई रास्ता निकालने की दिशा में सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, यह चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल इस देश के उन कॉरपोरेट और सरकार के नेक्सस से जुड़ा हुआ है, जिस कॉरपोरेट का नेटवर्थ इस देश के विकास दर की तुलना में सिर्फ 6 गुना ज्यादा हर बरस बढ़ा है बीते 12 वर्षों में। तो उसका योगदान इस देश को लेकर क्या है, या वो इस देश को छोड़कर अब डॉलर से शिफ्ट होकर युआन की दिशा देखने लग जाएंगे? ये कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या कॉरपोरेट की वजह से ही और नेक्सस जो चल रहा था उसी वजह से भारत अमेरिका की इकोनॉमिक थ्योरी के साथ खड़ा है और सामरिक तौर पर इजराइल के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता की निकटता उसकी अपनी उन जरूरतों से जुड़ी हुई है जो देश के भीतर राजनीतिक प्रभाव बनाते हैं और राजनीतिक दबाव बनाते हैं। तो यह संकट भारत की इकोनॉमी के कच्चे चिट्ठे भर को नहीं खोल रहा है, बल्कि इकोनॉमी को अपनाने और पॉलिसीज के जरिए इस देश में लागू करने की उस सरकार के उस पेपर को खोल रहा है जिस पर नीति आयोग ने इससे पहले खामोशी बरती, आरबीआई ने खामोशी बरती, और पहली बार दोनों ही कह रहे हैं संकट गहरा है, संभल जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।